हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे वाणिज्य व्यवस्था और संचालन यानी बीए। इसे हम बीए भी बोलते हैं। इसमें हमने चैप्टर 5 कल शुरू कर दिया था। धंधाकीय व्यवस्था के स्वरूप यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, यानी इसके बारे में कि धंधा क्या होता है, किस प्रकार से शुरू किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है। तो कल हमने इसकी प्रस्तावना पढ़ी थी कि धंधा क्यों हो आवश्यक है, धंधे, और फिर उसके अंतर्गत व्यक्तिगत मालिकी के हमने पढ़े थे कि व्यक्तिगत मालिकी क्या होती है। यानी व्यक्तिगत मालिकी किसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अकेला ही मालिक होता है, अकेला ही पूंजी लगाता है, खुद ही उसका जो भी लाभ और हानि होती है उसकी भरपाई भी उसके द्वारा ही होती है। लाभ होता है तो भी उसका होता है, और अगर उसको जोखिम अगर होती है, नुकसान होता है, तो उसका सामना भी उसे अकेले ही करना पड़ता है। क्रय विक्रय भी वो अकेला करता है, देखभाल भी अकेला करता है, यानी सब काम वो उसके अनुसार ही किए जाते हैं। उसके बाद फिर हमने इसके लक्षण पढ़े थे कि जो व्यक्तिगत मालिकी होती है वो अकेले व्यक्ति की होती है, इसीलिए उसकी स्थापना आसान होती है, पूंजी भी ज़्यादा नहीं लगती है, व्यवस्था भी तरीके से होती है, क्योंकि ये सब काम करने वाला कौन होता है, वो खुद ही होता है। कार्य में वो निर्णय जो भी लेगा वो व्यक्ति खुद ही लेगा, दायित्व भी उसका होगा, और जो वो बिजनेस में जो कई बातें किसी को बताने की नहीं होती वो किसी को नहीं पता चलती है, क्योंकि वो उसके वहीं तक रहती है, और सभी व्यक्तियों से वो पर्सनल यानी निजी रूप में संपर्क कर सकता है, और मालिक और संचालन दोनों एक होने के कारण फिर अपने कंपनी की ओर भी ध्यान दे सकता है। ये हमने कल लक्षण में पढ़े थे। उसके बाद हमने लाभ पढ़े थे कि इसमें लाभ क्या था कि कम पूंजी लगती है, रहस्यों की गुप्तता होती है, शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं, पर्सनल व्यक्तियों से आराम से संपर्क रहता है सबसे, और जो टैक्स वगैरह होता है वो भी इस पर कम लगता है। कम क्यों लगता है, क्योंकि अकेले व्यक्ति है, कितना काम होगा, जितनी इनकम होगी उतना इसका टैक्स लगता है, और जो कानून का नियंत्रण होता है वो भी काफ़ी कम होता है। ये सब हमने कल पढ़े। आज हम पढ़ेंगे इसकी सीमाएं। सबसे पहले इसमें सीमित पूंजी। अल्प पूंजी से व्यापार किया जा सकता है, यानी जो मालिकी व्यापार है, मालिकी व्यक्तिगत मालिकी जो है उसमें क्या होता है कि कम से कम पूंजी लगा करके भी व्यापार की शुरुआत की जा सकती है। यह व्यक्तिगत मालिकी का विशिष्ट लाभ है, यानी सबसे ज़्यादा लाभकारी चीज़ है कि पैसा भी इसमें कम लगता है, तो साथ ही उसकी मर्यादा भी बन जाती है, लेकिन फिर उसकी सीमाएं भी होती है। कम पैसा लगाओगे तो लिमिटेशन भी इतना ही रहता है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात व्यापारी इकाई का कद विस्तृत होता जा रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे उद्योग आगे बढ़े जा रहे हैं तो इनका विस्तार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसके लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त करने का कार्य मालिक के लिए संभव नहीं था। अब जैसे जैसे आप उद्योगों को तो बढ़ा लोगे, लेकिन फिर मालिक अकेला पैसा किस किस से मांगेगा, कैसे लेगा, वो भी एक समस्या हो जाती है, और ये संभव भी नहीं होता है। बड़े पैमाने पर कच्चा माल खरीदना, यंत्र खरीदना, माल के संग्रह की क्षमता व्यक्तिगत मालिकी के स्वरूप में नहीं होती। अब फिर जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता है तो बड़े अब कच्चा माल भी उसे ज़्यादा चाहिए, उसे मशीनों की भी आवश्यकता होती है, वो भी खरीदेगा, माल के इकट्ठे करने का भी उसको क्षमता होनी चाहिए, यानी इन सब चीज़ों की भी उस अकेले व्यक्ति को ही ये सब काम करने पढ़ते हैं। ये था हमारा सीमित पूंजी, ये हम सीमाएं पढ़ रहे हैं। दूसरा है असीमित दायित्व। व्यक्तिगत मालिक का दायित्व असीमित होता है। अब उसका दायित्व यानी अब अकेला है तो दायित्व तो काफ़ी सारे होते हैं, वो अकेला ही निभाएगा, तो उसके असीमित होते हैं, यानी काफ़ी सारे होते हैं। इसीलिए वह अपने दायित्वों से मुक्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक काम करेगा उसको दूसरा ध्यान आएगा, दूसरा करेगा तीसरा आएगा, क्योंकि संपूर्ण काम करने किसको, उसी को करने हैं। यदि धंधा की संपत्ति को लेना भी तुलना में धंधा का देना बढ़ जाए तो उसे अपनी व्यक्तिगत यानी निजी संपत्ति बेचकर भी धंधे का ऋण चुकाना पड़ता है। उसके पास क्या होता है, अगर मान लीजिए संपत्ति जो बाहर से जो पैसा आएगा उसके बजाय जो देने का जो पैसा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करेगा, फिर अगर नहीं चुका पाता है तो उसके पास जो उसकी निजी खुद की जो संपत्ति होती है उसको बेच करके भी उसे चुकाना पड़ता है।
इस प्रकार धंधे का जोखिम मालिक को, अब ये जो धंधे का जोखिम हुआ वो कौन उठाएगा, वो अकेला ही उठाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत मालिकी का धंधा है, तो फिर जो भी नुकसान होगा वो भी उसका खुद का ही होता है। तीसरा है अल्पायु। धंधे के मालिक की मृत्यु हो जाए, दिवालिया घोषित हो या पागल हो जाए तो ऐसे संयोग में धंधे का अंत हो जाता है। अगर मान लीजिए जो मालिक है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, या फिर दिवालिया हो जाता है या पागल हो जाता है, उसको नुकसान लग जाता है, ऐसे में क्या होगा, अब वो अकेला ही है, वो कैसे झेलेगा, तो फिर उसका धंधा उस समय उसको बंद करना पड़ जाता है, यानी धंधे का अंत हो जाता है। उसके उत्तराधिकारी में धंधा चलाने की योग्यता का अभाव हो तो संभव है कि व्यापार दुर्बल हो जाए और इस संयोगों में बंद हो सकता है। अगर उसके जो उत्तराधिकारी है, जो उसके बेटे वोटे वगैरह जो भी है, अगर वो भी अयोग्य काम करने लायक है ही नहीं, योग्यता का अभाव है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में भी विविध कई कारण ऐसे हो जाएंगे जिससे भी वो धंधा होना बंद करना पड़ जाएगा। चौथा पॉइंट है सीमित कार्य क्षमता। व्यक्तिगत मालिकी में संस्था की नीति निश्चित करने के लिए मालिक उत्तरदायी होता है। जो भी नीति वगैरह होते हैं, जो भी नियम होते हैं, उनको निश्चित करने के लिए मालिक उत्तरदायित्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की सीमा होती है, यानी कोई भी व्यक्ति है किस प्रकार से काम करेगा, ये सारी जिम्मेदारी उस मालिक की होती है, और वो कार्य करने की भी एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकता। मालिक स्वयं संचालक होने से भले ही कितना बुद्धिशाली हो तो भी बहुत सी मर्यादाएं अवरोध रूप हो जाती है, यानी अकेला व्यक्ति अगर काम करने में कितना ही तेज हो, कितना ही समझदार हो, तो भी उसे काफ़ी सारी सीमाओं का, काफ़ी सारी रुकावटें पैदा होती है। आधुनिक युग में धंधे के लिए विविध प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत मालिकी में अन्य धंधाकारी व्यक्तियों के साथ विचारों के आदान प्रदान की संभावना न होने के कारण इसका विकास सीमित होता है। अब अकेला व्यक्ति है, उसके पास काफ़ी सारा ज्ञान तो होता नहीं है, मतलब होता है लेकिन इतना लिमिट ही होएगा ना, वो और लोगों से, तो जो व्यक्तिगत मालिक है उनके पास इतना समय नहीं होता कि दूसरे और व्यक्ति के विचारों का लेन देन और लोगों की भावनाओं को जाने, वो क्या कहना चाहते हैं, उसके अनुसार काम करे, तो इससे भी क्या होगा, उसका जो व्यवसाय है उसका विकास आगे की ओर नहीं हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है निर्णयों में भूल की संभावना। व्यक्तिगत मालिक धंधे के लिए सभी निर्णय खुद ही लेता है, यानी जो भी निर्णय लेगा वो खुद ही लेगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। उसे दूसरों के अनुसार अनुभव का विशिष्ट ज्ञान या बुद्धि का लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो कोई है ही नहीं ना, वो तो खुद ही है करता धरता, पैसे लगाए तो करता धरता खुद है, तो जो भी बस उसका जितना दिमाग चलेगा वो उसके अनुसार ही अपना धंधा करेगा, वो दूसरे व्यक्तियों का दिमाग काम में नहीं लेगा, और उसको इसके कारण दूसरों से लाभ भी नहीं मिल पाएगा, जिससे व्यापारी भले ही कितना प्रवीण और कुशल हो तो भी वह व्यक्तिगत निर्णय कई बार जल्दबाजी में गलत और क्षति युक्त होने से व्यापार के लिए गलत सिद्ध हो जाते हैं। जिससे क्या होगा, कई बार क्या है कि समझ में नहीं आती और फटाफट डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, अब वो गलत भी हो सकता है या कई बार जल्दबाजी में भी ले लेते हैं, तो ऐसे में क्या है कि वो जो निर्णय गलत होते हैं उससे भी क्या होता है, व्यापार में नुकसान होता है, वो व्यापार के लिए सही नहीं होता। एक तो क्या है कि दो तीन जने बैठ करके डिस्कशन करके काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो काम आगे बढ़ता है, लेकिन कई बार अब अकेला व्यक्ति उसके दिमाग में जो उसको सही लग रहा है बस वो करेगा, उसको नहीं पता कि वो आगे जाकर उसके लिए लाभदायक है या नहीं है, जो निर्णय लिया बस ले लिया, जिससे भी क्या होता है वो गलत भी हो जाता है व्यापार के लिए और उसका व्यापार आगे की ओर बढ़ भी नहीं पाता है। 6 पॉइंट है हमारा विशाल पैमाने पर व्यापार के लाभ का अभाव। व्यक्तिगत मालिकी में मर्यादा, यानी विशाल पैमाने पर व्यापार के लाभ का वह जो बड़ा व्यापार जो फैला सकता है वो भी वो नहीं कर सकता, उसका लाभ भी प्राप्त उसे नहीं होता है। व्यक्तिगत मालिकी में मर्यादित पूंजी के कारण व्यापार सीमित रहता है। असीमित दायित्व के कारण व्यापारी बड़ा साहस करने के लिए तैयार नहीं होता, यानी उसका दायित्व इतना ही, उसके पास इतना ही पैसा है, तो वो क्या है कि उसके पास इतना साहस नहीं होता, वो तैयार नहीं हो पाता कि उसे आगे की ओर काम कर सकता है।
उसे डर लगता है बड़े व्यापार को फैलाने में। लघु पैमाने पे क्रय विक्रय करने से विशाल पैमाने पर होने वाले क्रय विक्रय का लाभ भी नहीं मिलता। अब जो छोटे छोटे जो काम होते हैं उसका लाभ तो उसे मिल जाता है, लेकिन उसका उतना ही लाभ मिलेगा क्रय विक्रय खरीदी बेची करने का जितना पूंजी लगाया, जितना छोटा व्यापार है। लेकिन उसको क्या है कि अधिक लाभ जब भी मिलेगा ना, जो बड़े बड़े पैमानों के व्यापारियों के साथ क्रय विक्रय करेगा, लेकिन उसको इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त नहीं होता है। ये हमने पढ़ी व्यक्तिगत जो मालिकी है उसकी सीमाएं, यानी उसके आगे वो नहीं बढ़ सकता है। अब हम पढ़ेंगे हिंदू अविभक्त कुटुंब, अर्थात हिंदू, इसका अर्थ पढ़ेंगे कि होता क्या है। हिंदू कानून के अनुसार ये पैतृक धंधा है। पैतृक यानी पिता का दिया हुआ, यानी पीढ़ी का दिया हुआ धंधा है। हिंदुओं में क्या होता है, अपने जो बड़े बड़े जो कुटुंब होते हैं, परिवार होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। जो दादाजी ने किया वो पापा ने किया, पापा ये सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ वही मेरे बेटा करेगा, और इसी को हम कुटुंब कहते हैं। वंश परंपरा से प्राप्त धंधा संचालित करने वाले अविभक्त हिंदू परिवार को हिंदू अविभक्त कुटुंब की प्रथा कहा जाता है। यानी जो भी हिंदू परिवार है, जो कुटुंब है, जो उसके अनुसार जो धंधा चलता आ रहा है उसे ही हम ये, अब ऐसे होता है कि हमारे कुटुंब की तो यही परंपरा है, यही प्रथा है कि हमारे तो हलवाई का काम है तो वही करते रहेंगे, हमारे कपड़ों का तो वही करेंगे, हमारे सोने चांदी की दुकान है तो हमारे बच्चे भी उसमें बैठेंगे। यानी ये हिंदू अविभक्त कुटुंब की रीति प्रथा है। परिवार के सभी व्यक्ति इसके सदस्य भी माने जाते हैं। यानी परिवार के सभी व्यक्ति इसके सदस्य माने जाते हैं। किसके? जो अविभक्त जो कुटुंब होता है ना, जो एक जगह रहते हैं, तो जो एक जगह रहते हैं उन सबको एक ही परिवार का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि होते ही वो एक ही परिवार के हैं। ऐसी पीढ़ी का संचालक परिवार का व्यवहार के आदमी, तो अब सबसे इसके जो इस चीज़ में जो काम करता है, जो बड़ा बड़ा कुटुंब होता है, जैसे आपके भी कई घरों में कई लोग ऐसे होंगे, तो सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता कौन होता है? दादाजी। वो जो कहेंगे वो ही करना है। यानी जो भी संचालन वगैरह करना, उनकी बिना पूछे हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसे क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। यदि वृद्ध व्यक्ति संचालन करने का इच्छुक न हो, अगर वो बुजुर्ग है और काम करने के लिए इच्छा नहीं रखता हो, तो उसके बाद की वे वाले व्यक्ति को सौंपा जाता है। जैसे दादाजी है, दादाजी ने मना कर दिया, भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता, तो फिर वो बड़े पापा को काम सौंप दिया जाता है। ऐसी पीढ़ियों का अस्तित्व भारत और नेपाल में, यानी अपने भारत में तो आपको पता ही है, और यहाँ तक कि मेरे तो खुद की जॉइंट फैमिली है, वो भी बहुत बड़ी है, वो भी ऐसा ही है। और ऐसा हमारे भारत के साथ साथ में नेपाल में भी देखने को मिलता है। अब इसके लक्षण पढ़ेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है कानूनी अस्तित्व। हिंदी अविभक्त कुटुंब की पीढ़ी हिंदू कानून के द्वारा अस्तित्व में आई है, यानी हिंदू जो कानून था उसके द्वारा ही ये अस्तित्व में आई थी। दूसरा है संचालन। इस पीढ़ी का संचालन कुटुंब के वयोवृद्ध व्यक्ति के हाथ में होता है, यानी किस प्रकार से चलाना है, यह सब बड़े जो बुजुर्ग जो सबसे बड़ा जो होता है उसके हाथ में ही होता है, जिसे कर्ता के नाम से भी, भले हमारे तो कर्ता धर्ता ये कई बार ऐसे अपने मारवाड़ियों में बोला जाता है ना, कर्ता धर्ता है हमारे घर में, तो यही है, यानी जो काम करने वाला व्यक्ति हो, जो सही तरीके से काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। थर्ड पॉइंट है स्वतंत्र कार्य क्षेत्र। धंधा का संचालन करता है, स्वतंत्र रूप से करता है, वो फ्री होके काम करता है। जो भी धंधा करता है, धंधे का जो वो एकदम से फ्री माइंड से काम करता है। अन्य सदस्यों के मध्यस्थता करने का अधिकार नहीं, यानी बीच में कोई भी बात नहीं करेगा। यानी कौन करेगा? जो वयोवृद्ध है, उसको अपना सही लग रहा है कि मैं जो करूँगा वो सही हो रहा है, इसके बीच में कोई भी काम नहीं किया जाएगा। लेकिन वो उनसे काम में बीच में उसके निर्णय वगैरह बातें नहीं मानेगा, लेकिन सहायता ले लेंगे वो उनकी, क्योंकि बड़ा परिवार है और काम होगा तो वो सहायता ले सकते हैं। कर्ता की निर्णय क्षमता का अन्य सदस्य विरोध भी नहीं कर सकते। जो काम करने वाला है वो वयोवृद्ध है, वैसे भी सबसे बड़ा है घर का, तो वो सही है गलत है दूसरे कोई भी व्यक्ति उसके बीच में नहीं बोलेंगे। यानी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, उनके अनुसार ही सबको काम करना पड़ता है, उनका विरोध कोई भी नहीं
करता है। फोर्थ पॉइंट है सदस्य पद। हिंदू अविभक्त कुटुंब की पीढ़ी में सदस्य पद जन्म से ही प्राप्त होता है। यानी जब ऐसे बोलते हैं ना, ये दादा की पीढ़ी, फिर पोता आ गया, पड़पोता आ गया, ये पीढ़ी हमारी किससे, कुटुंब से ही चलती आ रही है। परिवार में जन्म लेने वाले बालक को जन्म के साथ ही सदस्यता प्राप्त हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैसे अपने घरों में होता ही है ना कि उसके पोते के कुछ हो गया, बेटे के कुछ हो गया, तो वो उनका ही नाम आएगा ना, उसी पीढ़ी में है तो उनका नाम शुरू से ही उनको पद प्राप्त हो जाता है कि मैं मेरे पड़पोता हुआ है, ऐसा। पांचवा है मौद्रिक नियंत्रण। धंधे के सभी मौद्रिक विषयकर्ता के हस्तक होने से पीढ़ी पर कर्ता का मौद्रिक नियंत्रण होता है। मुद्रा यानी जो पैसे का जो लेन देन होता है वो भी कि उसके कार्यकर्ता के हाथ में होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है और काम भी वही करता है, तो जो भी लेन देन पैसे का हिसाब किताब है वो भी उसके हाथ में ही होता है और उसका नियंत्रण भी उनके ऊपर ही होता है कि किस प्रकार से पैसों को खर्च किया जाना चाहिए। संपूर्ण संपत्ति के रक्षा का कार्य भी वही करता है। जो भी उनकी संपत्तियां हैं उनकी देखभाल, उनकी रक्षा करना, उनका बचाव करना, वो सब भी उनके ही जिम्मे होता है। 6 पॉइंट है दायित्व। धंधे का कार्यक्षेत्र कर्ता संभालता है। यानी धंधे को किस प्रकार से करना है, कितना फैलाना है, ये सारे काम करने वाला को होता है वो कर्ता मीन जो काम करने वाला है, बड़ा है, इसीलिए कर्ता का दायित्व असीमित होता है। अब बहुत सारे असीमित दायित्व होते हैं उसके, क्योंकि सब कुछ उसके अनुसार ही किया जाता है, निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, जो भी करता है किस प्रकार से काम करवाना है, कितने पैसे लगाना, तो उसका दायित्व ही सबसे ज़्यादा होता है और वो इसीलिए असीमित होता है। दूसरे सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, क्योंकि दूसरों को तो वो काम बताता है, ये पैसे, इतने पैसे इसमें लगा के और ये काम करो बस, इसलिए दूसरे लोगों का इसमें दायित्व सीमित होता है। 7वां है आयुष्य। कर्ता या परिवार के अन्य सदस्यों की मृत्यु के बाद भी धंधा चलता रहता है, क्योंकि वो पीढ़ी से चला आ रहा धंधा है, तो जो काम करने वाला व्यक्ति अगर वो खत्म भी हो जाता है तो उसके बाद भी वही वाला धंधा आगे वाली पीढ़ी उसको चलाती रहती है। यदि कर्ता की मृत्यु होती है तो उसके बाद उस बाद का उम्र में बड़ा व्यक्ति कार्य बनता है। जैसे किसी के यहाँ दादाजी ऑफ हो जाते हैं तो फिर बड़े पापा उस काम को संभालते हैं, बड़े पापा के बाद में सेकंड वाले भाई, यानी धीरे धीरे, मगर होता उसी पीढ़ी का है और उनके जस्ट बाद वाले व्यक्ति ही काम संभालते हैं, क्योंकि उनके बाद फिर वो बड़े हो जाते हैं। 8वां है पूंजी प्राप्ति में कठिनाई। धंधे की सफलता का आधार कर्ता की कार्य क्षमता पे आधार करता है कि धंधे की सफलता किस प्रकार की होगी, जिस प्रकार से वो वयोवृद्ध है, करता है, काम करवाएगा, वो उसकी कार्य क्षमता पर आधारित होता है। पूंजी प्राप्ति के लिए परिवारजनों पर ही आधारित होना पड़ता है। यानी पूंजी किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, ये पूंजी परिवार के ऊपर कैसे निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि काम में सहायता तो उनके जरिए ली जाती है, तो जिस प्रकार से उनसे सहायता ली जाती है उस प्रकार से वो पूंजी की प्राप्ति होती है, जिससे अधिक पूंजी प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि वो उसका काम तो क्या है, काम करवाना है, लेकिन जो मेहनत करने का काम है वो उनके नीचे वाले व्यक्तियों के ही, यानी परिवार के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। अब 9वां है दिवालिया। पीढ़ी दिवालिया हो जाए तो मात्र वयस्क सदस्यों को दिवालिया घोषित किया जा सकता है। अगर कोई भी किसी के कारण से वो पीढ़ी में नुकसान लग जाता है तो मात्र किसका नाम आएगा, मात्र उसी वयोवृद्ध का जो कार्य करता था, जो करता है, उसका नाम ही उसमें दिवालिया में घोषित किया जाएगा, अवयस्क सदस्य को नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनका नाम आएगा, लेकिन जो अवयस्क व्यक्ति है उन लोगों की को उसमें नहीं जोड़ा जाता, जो छोटे होते हैं। ऋण चुकाने के लिए पीढ़ी के प्रत्येक सदस्य के भाग का उपयोग भी किया जा सकता है। जिस अगर मान लीजिए कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कुटुंब एक जगह परिवार है, कुटुंब है, परिवार है, यानी हिंदू विभक्त कुटुंब में तो एक जगह बहुत सारे लोग रहते हैं, तो अगर किसी कारण से नुकसान लग गया तो प्रत्येक सदस्य जिसके पास जितने पैसे होते हैं ना, उनके अकाउंट से भी ले करके और काम किया जा सकता है। कर्ता का दायित्व असीमित होता है, क्योंकि काम करने का दायित्व सिर्फ उसी का ही होता है। ये तो हमने अभी पढ़े हैं हिंदू अविभक्त कुटुंब के लक्षण। अब हम पढ़ेंगे इसकी साझेदारी। जैसे जैसे व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र बढ़ता गया, यानी जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया वैसे वैसे वाणिज्य विस्तार की भी होने लगा। व्यक्तिगत मालिकी की सीमाएं अधिक स्पष्ट होने लगी। जैसे जैसे उसी अनुसार व्यक्तिगत जो मालिकी है उसकी स्पष्टता भी सामने दिखाई देने लगी। बड़े व्यापार के लिए अधिक पूंजी, कार्यदक्ष प्रबंध की शक्ति और जोखिम उठाने की मर्यादा को दूर करने के लिए
साझेदारी पीढ़ी अस्तित्व है। जो बड़े बड़े जो व्यापार होते हैं उनमें क्या होता है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो और कार्य क्षेत्र प्रबंध के, अब जितना ज़्यादा पैसा लगेगा, जितना ज़्यादा बड़ा कार्यभार होगा, उसको प्रबंध, उसको देखभाल करने की भी आवश्यकता उतनी होगी। तो उसमें जोखिम उठाने का भी डर बना रहता है। इन सब के लिए किसकी साझेदारी यानी पार्टनर की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा पैसा लगता है उसके अनुसार ही व्यक्ति की आवश्यकताएं भी होती है। अर्थ साझेदारी, क्योंकि ये साझेदारी हम पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप जो हम पढ़ रहे हैं। साझेदारी एक ऐसी धंधा की व्यवस्था है जिसमें धंधे का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्ति का होता है। साझेदारी यानी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप यानी एक से अधिक व्यक्तियों का साझा व्यापार करना, उसे साझेदारी कहते हैं। इस प्रकार संचालित भी सभी अथवा सभी तरफ से कोई एक अथवा एक से अधिक साझेदार करते हैं। इस प्रकार चलाए जाने वाले धंधे का परिणाम सभी वहन करते हैं। अब जो भी जिस प्रकार का भी व्यापार किया जाता है, धंधा किया जाता है, तो वो साझेदार का होता है, यानी तो वो सभी मिलकर के उस व्यापार के कार्य क्षेत्र की देखभाल भी करते हैं और व्यापार को भी बढ़ाते हैं। अब है इसके लक्षण। सबसे पहले है करारजन्य संबंध, यानी जो आपस में करार होती है, वार्तालाप होती है, समझौता होता है। पहला इसमें साझेदारी करार अस्तित्व में आती है। सबसे पहली करार किसके अस्तित्व में आती है? पार्टनरशिप के अस्तित्व में आती है। यह अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है, यानी जो लिखित का होता है कि हम दो मिलकर के जो पार्टनर हैं, वो लिखित कागज होता है कि इस कंपनी के मालिक दो हैं। साझेदारों के व्यवहार से उत्पन्न समझ में ही साझेदारी अस्तित्व में आती है, यानी दोनों व्यक्ति की समझ भी सही होनी चाहिए, तभी साझेदारी में, तभी व्यापार मिलकर के किया जा सकता है। अगर सोच एक सी होगी, काम अच्छा होगा, अन्यथा खटपट वाले होंगे, दोनों की अलग अलग बातें होगी, तो वो काम अच्छा साझेदारी का नहीं हो सकता। करार लिखित हो तो हितकारी होता है। और ये सब चीज़ें व्यापार है, बड़े बड़े व्यापार होते हैं, तो इसमें क्या होता है, मौखिक तो होता नहीं है, ये लिखित में काम किया जाता है। जो भी पार्टनरशिप होता है, ये सब लिखित के काम किए जाते हैं। दूसरा इसमें स्थापना विधि। साझेदारी पीढ़ी की स्थापना बहुत ही सरल होती है। कानून की कोई जटिल या लंबी विधि इसमें गुजरना नहीं पड़ता। बस दो पार्टनर हैं, यानी कानून का थोड़ा काम तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी जटिल इसकी कार्यविधि नहीं होती है। बस दोनों का नाम है जो अनुबंध नियमन में लिखा जाता है और किस धंधा किया जाता है, और उनके दोनों के साइन होते हैं। तीसरा है पंजीकरण। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं परंतु हितकारी है, यानी इसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन करवा ले तो ये एक कंपनी के लिए और दोनों साझेदारों के लिए लाभदायक भी होता है। साझेदारी पीढ़ी के पंजीकरण अधिकारी के पास अनुबंध प्रस्तुत करके पंजीकरण कराया जाता है, यानी जो अनुबंध है, जो आपने में जो समझौता है, जो वार्तालाप हुई है, उसको एक आवेदन नियमन पत्र में लिखित रूप में कर करके उसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है। ये एक प्रूफ का काम भी होता है ना, जिससे आगे जाकर कोई बेजामारी नहीं हो, किसकी कंपनी है, मेरी है, तेरी है, कितना किसने पैसा लगाया, ये सब चीज़ें उसमें होती है। और जितना जो पैसे लगाएगा उसका लाभांश भी उसको उसके अनुसार ही मिलेगा, इसीलिए ये पंजीकरण करवाना आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट है साझेदारों की संख्या। साझेदारी पीढ़ी में साझेदारों की संख्या कम से कम 2 होती है, यानी एक व्यक्ति तो फिर वही हो गया ना व्यक्तिगत मालिक की, इसलिए एक से अधिक यानी 2 व्यक्ति तो कम से कम होंगे, तभी यह पार्टनरशिप साझेदारी कहलाती है। यदि पीढ़ी शराफी यानी बैंकिंग धंधा करती हो तो अधिकतम 10 और अन्य किसी भी प्रकार के सामान्य व्यवसाय के लिए अधिकतम 20। जिस हिसाब से जो व्यापार किया जाता है उसके अनुसार ही उसमें सदस्यों की संख्या गिनी जाती है, और आवश्यकता भी उतने की होती है, क्योंकि जितना बड़ा धंधा उतने अधिक लोग क्यों लिए जाते हैं? पैसा लगाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है उद्देश्य। साझेदारी पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य कानूनी धंधा की प्रवृत्ति करके लाभ कमाना होता है। जो भी साझेदार, जो पार्टनर, उनका मेन उद्देश्य दोनों काम इसीलिए करेंगे कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि हमें अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। लाभ रहित उद्देश्य की प्रवृत्ति साझेदार नहीं होती। जहाँ लाभ की सोच नहीं होती कि कंपनी लाभ में जाए, कंपनी लाभ में जाएगी तो उनको खुद को प्रॉफिट होगा, अगर ये सोच नहीं होती तो कंपनी कभी भी लाभ में नहीं जा सकती, उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। उदाहरण, सामाजिक सेवा या धार्मिक कार्य करने की प्रवृत्ति कानून के अनुसार होते हुए भी उसमें लाभ का उद्देश्य नहीं होने से वह साझेदार नहीं है। जो समाज सेवा जो लोग करते हैं उसमें कोई साझेदार मिलकर के तो काम करते हैं, मगर वो लोग लाभ के लिए काम थोड़ी करते, वो बिना लाभ के लिए बस फायदे ऐसे ही कि लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं। 6 पॉइंट है हमारा पूंजी। सामान्य रूप से सभी साझेदार पूंजी लगाते हैं। जो भी पार्टनरशिप में है उनकी सबकी पूंजी लगना
आवश्यक है। इसके बावजूद पूंजी लाना सभी साझेदारों के लिए अनिवार्य है। पार्टनरशिप मानी भी जब जाती है जब बरोबर का जो पैसा लगाया जाता है। अनुबंध में दर्शित प्रमाण पर साझेदारी पूंजी लाते हैं, यानी जो अनुबंध में जिसका नाम है पार्टनरशिप में, उन सबको मिलकर के पूंजी लगानी पड़ती है। सातवां है संचालन। साझेदारी पीढ़ी का संचालन सभी साझेदार संयुक्त रूप से कर सकते हैं, यानी जो साझेदार व्यक्ति है वो संयुक्त रूप से मिलकर के ही संचालन करते हैं। सभी की सोच से काम किया जाता है। सभी साझेदारों को धंधे के निर्णयों में भाग लेने का भी अधिकार है। जो भाग अब साझेदार है, धंधे में क्या क्या करना है, किस प्रकार से निर्णय लेना है, उसमें सभी लोग उसमें निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि अधिकार सबको ही होता है। करार में दर्शाए अनुसार कोई एक या एक से अधिक साझेदार भी संचालन कर सकता है। अब उसमें साझेदार में तो 2-3 जो भी नाम है, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति की बात सबको सही लगती है तो उसके अनुसार भी निर्णय लिए जा सकते हैं और वो भी संचालन कर सकता है, उसके अनुसार भी काम किया जा सकता है। 8वां पॉइंट है असीमित दायित्व। व्यक्तिगत मालिकी की तरह ऋण चुकाने के संदर्भ में साझेदारी का दायित्व असीमित होता है। आवश्यकता पड़ने पर अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी पीढ़ी का दायित्व चुकाया जाता है। ये उनका पार्टनरशिप वाला काम है, तो दायित्व भी उनका ही बनता है। अगर मान लीजिए कंपनी में किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है, कर्जा ऊपर चढ़ जाता है, तो अगर उनसे नहीं हो रहा तो दोनों अपनी अपनी निजी पूंजी को बेच करके, निजी संपत्ति बेच करके भी अपना दायित्व निभा सकते हैं, अपना ऋण उतार सकते हैं। साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी पीढ़ी के दायित्व के लिए साझेदार व्यक्ति तो संयुक्त रूप से उत्तरदायी, वो दोनों ही इसके उत्तरदायित्व होते हैं कर्जा चुकाने के। इसीलिए यदि कोई भी एक साझेदार पीढ़ी के दायित्व के संदर्भ में निजी संपत्ति से न चुका सके तो शेष साझेदारों को निजी संपत्ति से भरपाई करनी पड़ती है। अगर वो नहीं चुका सकता है तो दूसरा जो व्यक्ति है उसकी निजी संपत्ति में से, वो आपकी दोनों की, वो पार्टनर है, दोनों के डिस्कशन से, दोनों के समझौते से, करार से ये सब चीज़ें की जाती है। फिर है मालिकी का परिवर्तन। साझेदारी पीढ़ी में मालिकी का परिवर्तन सरल नहीं है, वो मालिकी बदल नहीं सकते क्योंकि वो सब लिखा पड़ी है। इसीलिए दोनों ही, जितने पार्टनर होते हैं उतनी ही मालिकी होती है। सभी साझेदारों की सहमति के बिना कोई भी साझेदार अपने हिस्से का किसी को भी हस्तांतरण नहीं कर सकता कि मेरी जगह वो आ जाएगा, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। यदि साझेदार सभी साझेदारों की सहमति के बिना हिस्से का हस्तांतरण करे तो कोई भी साझेदार पीढ़ी का विसर्जन कर सकता है। अगर मान लीजिए यदि साझेदार सभी साझेदारों की सहमति के बिना अपना बदलाव हस्तांतरण कर देगा तो फिर क्या होगा, उससे पीढ़ी का विसर्जन भी हो सकता है, वो फिर बंद हो सकती है। 10वां पॉइंट है कानूनी स्थान। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, नियम, पीढ़ी का पंजीकरण तथा अन्य व्यवस्थाएं भी इसमें दर्शाई गई है कि किस प्रकार से इस अधिनियम को किया जा सकता है। और ये सारे अधिकार, कर्तव्य, नियम, ये सब जो अधिनियम बना था 1932 में, उसमें ये सब चीज़ें बताई गई है। और लास्ट हमारा है 11वां पॉइंट, पीढ़ी का आयुष्य। साझेदार की आयु सीमित होती है क्योंकि ज़्यादा वर्षों तक नहीं चलते, कोई ना कोई ऐसे टकरार हो जाती है कि साझेदारी को अपनी साझेदारी छोड़नी पड़ती है। साझेदार और साझेदारी पीढ़ी का अलग अस्तित्व होता है। इस कारण कोई एक साझेदार पागल हो जाए, मृत्यु प्राप्त करे अथवा दिवालिया घोषित हो जाए तो साझेदारी का अंत हो जाता है। जैसे 2 पार्टनर है, 2 में से किसी कारण से कोई एक मर जाए, खत्म हो जाए, बीमार हो जाए या चला जाए बाहर, इधर उधर गई, तो फिर वो साझेदारी वहीं पे रुक जाती है। वो साझेदारी का मतलब जब है ही नहीं, वो व्यक्ति ही नहीं है, जीवित ही नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो फिर साझेदारी भी वहीं पे खत्म हो जाती है। शेष साझेदार सर्वसहमति से संबंधित साझेदार के भाग का विभाजन आंतरिक रूप से अपने नए साझेदार के प्रवेश में कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई कारण से उसकी मृत्यु हो गई या पागल हो गया तो हो सकता है साझेदारी आपसी समझौते के कारण किसी और को साझेदार बना ले, या फिर जो उसकी संपत्ति है साझेदार की, उसको उस संपत्ति को उनके उत्तरदायित्व को दे दे, या उनके उत्तरदायित्व को इस पार्टनरशिप में साझेदार बना सकते हैं सर्वसहमति के जरिए। ऐसे साझेदारी की समाप्ति तो हो जाती है, परंतु कई बार पीढ़ी का विसर्जन नहीं होता। कई बार क्या होता है, जो वर्षों से चली आ रही है तो वो साझेदारी तो खत्म हो जाती है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस होने के कारण जो नाम चल रहा था साझेदारी का, वो कभी भी बंद नहीं होता है, वो हमेशा उसका चलता ही रहता है, यानी उसका विसर्जन आगे तक भी
नहीं होता है। तो आज हमने इसमें पढ़ी व्यक्तिगत मालिकी की सीमाएं, फिर हमने इसमें हिंदू अविभक्त कुटुंब यानी क्या होता है और जो साझेदारी है हमने उसके बारे में पढ़ा। तो आप लोग ये जो भी मैंने आज पढ़ा है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये वैसे तो इजी है लेकिन अगर ध्यान से समझ लोगे कर लोगे तो ये शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और अभी तक के जिसमें ये वाले जो कराएं जिसके क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आप कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा करूँगी तो आप लोग भी नहीं पढ़ोगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। तब तक थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।